गोविंद सिंह डोटासरा ने शालाम्बन ऐप का विमोचन किया था 15 सितंबर 2021 को। और वर्तमान में जो राज्य शिक्षा मंत्री है बी डी कल्ला है। 11वीं कक्षा की में अध्ययनरत बालिकाओं को 2000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। बीकानेर के दीपक जोशी तथा झुंझुनू के जय सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किया था। माई बुक लो ऐप की शुरुआत उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा की गई थी। डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएगी माई बुक लो। स्कूली बच्चों में पढ़ने की रुचि विकसित करने के लिए विद्यालयों में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से गांधी साहित्य कॉर्नर लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। 21 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कस्तूरी रंगन थे। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना। बीएचयू में खुला विश्व का प्रथम राम स्कूल, जिसमें रजनीश शुक्ला प्रोफेसर है, रजनीश शुक्ला कुलपति। इसके अलावा वर्चुअल मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शिक्षा पर्व में की गई। भारतीय सांकेतिक भाषा यानी ISDL श्रवण बाधितों के लिए ऑडियो टेप और अंतर्निहित पाठ सांकेतिक भाषा पोर्टल है। टॉकिंग बुक्स नेत्रहीनों के लिए बोलने वाली ऑडियो वीडियो है। इसके अलावा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यूनेस्को साक्षरता का पुरस्कार समावेशी दुरुस्त और डिजिटल साक्षरता अधिगम था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड की स्थापना की घोषणा की। और 150 महात्मा गांधी के 150 जन्म शताब्दी वर्ष में उनके ट्रस्टीशिप सिद्धांत से प्रेरित होकर एक अनिवार्य आनंदमय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जहां प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे प्रारंभ किया गया। प्रत्येक शनिवार को सीखने की गतिविधियों की थीम अलग अलग रखी गई। पहले शनिवार को राजस्थान को पहचानना, दूसरा शनिवार भाषा कौशल विकास, तीसरा शनिवार खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, चौथा शनिवार मैं भी हूँ वैज्ञानिक, पांचवा शनिवार बाल सभा मेरे अपनों के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान जन सूचना पोर्टल का 2019 में लोकार्पण किया था। बेसहारा बच्चों को जो कि मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के अंतर्गत 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता शिक्षा अभियान के लिए कपिला कलाम कार्यक्रम शुरू किया। तो आप अब्दुल कलाम से कलाम से उत्तर मिल जाएगा, नहीं तो आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अब्दुल कलाम जयंती के अवसर पर कपिला कलाम कार्यक्रम शुरू किया। इसके अलावा परख एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है जिसे स्टार्स ने शुरू किया था। और शिक्षा मंत्रालय द्वारा बेहतर समझ और संख्या ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत का प्रारंभ किया गया। डेविड डियोप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक के लिए उन्हें यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। उपन्यास को अंग्रेजी में अनुवाद एना मॉस्को वाकिस द्वारा किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में 7 राज्यों के 42 जिलों में शुरू किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 2003 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का विलय सर्व साक्षरता अभियान में कर दिया गया 2002-2003 में। राष्ट्रीय पोषाहार का प्रारंभ तमिलनाडु राज्य से हुआ था 15 अगस्त 1995 को। बाबा जीवन योजना 8 मई 2008 को शुरू की गई थी। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और दानदाताओं के द्वारा भोजन उपलब्ध करवाया गया। लोक 24 की जो योजना है स्वीडन के अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी सीडा के सहयोग से शुरू की गई थी। इस परियोजना का विलय सर्व साक्षरता अभियान में कर दिया गया। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण आखर जो त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी करता है। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण जैमन समिति 2004-2005 में इसका गठन किया गया था, जैमन समिति का। इसके अलावा कुछ अवधारणाएं हैं। प्रबंधन औपचारिक रूप से प्रबंधन का विकास इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से माना जाता है। प्रबंधन की प्रारंभिक अवस्था 19वीं शताब्दी में F.W. टेलर से मानी जाती है, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
आधुनिक प्रबंधन का जनक हेनरी फेयल को कहा जाता है। प्रबंधन का गुरु पीटर ड्रेकर को कहा जाता है। शैक्षिक प्रबंधन का जनक लूथर गुलिक को कहा जाता है। प्रबंधन की सुव्यवस्थित अवधारणा का प्रतिपादक हेनरी फेयल को कहा जाता है। और नियोजक के जनक, जो शैक्षिक प्रबंधन जो नियोजन है, उनके जनक लूथर गुलिक को माना जाता है। संगठन का मस्तिष्क प्रबंधन को कहा जाता है और विद्यालय का मस्तिष्क प्रधानाध्यापक को कहा जाता है। पिफनर के अनुसार वर्ग एम वर्ग, अगर ये शब्द आ जाए तो आप परिभाषा में जोड़ सकते हो पिफनर। इसके अलावा अधिकतम उचित उपयोग शब्द आए तो डिमॉक ने ये परिभाषा दी। रॉबर्ट हिलकट के लिए सिक्के के दो पहलू वाली बात आ जाए तो हिलकट के क को और सिक्के के को आप जोड़ सकते हो। हेनरी फेयल की जो परिभाषा है उसमें पूर्वानुमान लगाना शब्द आए तो आप हेनरी फेयल की परिभाषा को पकड़ सकते हो। शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्वों में इनपुट यानी अदा के अंतर्गत आते हैं फर्नीचर, खेल का मैदान, प्रधानाध्यापक, प्रशासक, अध्यापक, विद्यार्थी, शिक्षा अधिगम सामग्री, नवाचार, तकनीक आदि। और प्रक्रिया के अंतर्गत आता है क्रय विक्रय, विकास, संचार, क्रमिक कार्यालय, जो भी प्रक्रिया होती है। प्रदा के अंतर्गत आता है यानी आउटपुट के अंतर्गत आता है अभिव्यक्ति, मनोवृत्ति, तर्कपूर्ण चिंतन, प्रबंधकीय नियंत्रण आदि। यहाँ पे एक शब्द हेनरी फेयल ने दिया है जिसमें पॉक कहते हैं, POCC। तो इसमें इसका फुल फॉर्म है P का प्लानिंग, O का ऑर्गेनाइजेशन, C का कंट्रोल, फिर C का कमांड और फिर C का कोऑर्डिनेट, यानी नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देश और समन्वय। इसके अलावा पोस्ट कॉर्ब जो नाम दिया था, पोस्ट कॉर्ब, ये लूथर गुलिक ने दिया था। पोस्ट कॉर्ब का फुल फॉर्म होगा POSDCORB, पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब की में P का मतलब प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, S का मतलब स्टाफिंग, D का मतलब डायरेक्टिंग और CO यानी को का मतलब हो गया कोऑर्डिनेट और R का मतलब हो गया रिपोर्टिंग और B का मतलब हो गया बजटिंग। तो इसका मतलब हुआ नियोजन, संगठन, कर्मचारी, निर्देशन, समन्वय, सूचना और बजट। जॉन मिलेट की परिभाषा अगर आए प्रबंधन को लेकर के तो इसमें बुद्धिमत्ता पूर्वक जो शब्द आ जाए उससे आप जॉन मिलेट को रेट कर सकते हो। लूथर गुलिक ने इसके अलावा 4PS अवधारणा का प्रतिपादन किया था और 4PS अवधारणा क्या क्या है उसमें है पर्पस, प्रोसेस, प्लेस, पर्सन, यानी उद्देश्य, प्रक्रिया, स्थान और व्यक्ति। लूथर गुलिक ने 10 सिद्धांत दिए थे अपनी पुस्तक पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। इसके अलावा प्रबंधन के 14 सिद्धांत हेनरी फेयल ने दिए थे। फ्रोबेल ने विद्यालय को बच्चों का उद्यान कहा। इसके अलावा केंद्रीय सलाहकार समिति के अनुसार जो छात्रों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, तो 160, अगर 2/3 एकड़ की ज़मीन है तो उसमें 160 बच्चे हैं तो वहाँ पे 2/3 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए और 2/3 एकड़ का ही खेल का मैदान होना चाहिए, विद्यालय की ज़मीन और विद्यालय का मैदान। इसके अलावा अगर 300 बच्चे हैं तो उसके लिए 1 एकड़ विद्यालय की ज़मीन होनी चाहिए और 4 से 5 एकड़ खेल का मैदान होना चाहिए। अगर 480 छात्रों की संख्या में छात्र है तो उसमें 1 से 1/3 एकड़ विद्यालय भवन की ज़मीन होनी चाहिए। इसके अलावा 6 से 7 एकड़ खेल का मैदान होना चाहिए। अब एक बात और, कक्षा भवन में 40 विद्यार्थियों के हिसाब से बनाए जाते हैं। कमरे की लंबाई चौड़ाई का आकार 22 × 23 फीट होना चाहिए। कमरे की जो छत की ऊंचाई है वो 16 से 17 फीट होनी चाहिए। कुछ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग स्कूल बनाए जाते हैं। पुस्तकालय, भारतीय पुस्तकालय आंदोलन का जनक बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ को माना जाता है, यानी गायकवाड़ को पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना जाता है। पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय या आत्मा कहते हैं। शामपट के जनक जो है वो विलियम जेम्स व जेम्स पिलांस है। तो आप कभी पूछ ले ब्लैक बोर्ड के जनक कौन है तो विलियम जेम्स व जेम्स पिलांस। शामपट को अध्यापक का मित्र कहा जाता है। अध्यापक और शामपट के बीच 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। 2 बालकों के बीच की दूरी 18 इंच होनी चाहिए फर्नीचर के दौरान लगाने के दौरान। इसके अलावा प्रो-BC समय सारणी का विद्यालय को जो समय सारणी है उसे स्पार्क प्लग कहा जाता है विद्यालय का। इसके अलावा सुव्यवस्थित समय पर सुव्यवस्थित मस्तिष्क अगर आ जाए तो समझ लेना कि ये समय सारणी पर पिटमैन ने अपनी परिभाषा दी थी। तो पिटमैन को जोड़ने के लिए आप सुव्यवस्थित मस्तिष्क से जोड़ सकते हो। डॉक्टर जीवन नायक ने कहा था विद्यालय का दूसरा घंटा, अगर विद्यालय का दूसरा घंटा आ जाए तो समझ लेना ये डॉक्टर जीवन नायक की अवधारणा है। इसके बाद बात करें पोर्टफोलियो की, तो बालक विषयवार व्यक्तिगत डायरी होती है पोर्टफोलियो।
निर्देशन के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिगत, व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन। अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय माना जाता है। इसके अलावा संप्रेषण को प्रबंधन का शक्तिगृह कहा जाता है। भारतीय प्रबंधन का जनक अरिंदम चौधरी को माना जाता है। 1923 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। 1948 में ताराचंद समिति का गठन किया गया था। महानिदेशक की नियुक्ति गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में की गई थी, यानी महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के टाइम में हुई थी। प्रथम शिक्षा महानिदेशक H.W. ह्यूरोज को बनाया गया। नहीं, प्रथम महानिदेशक कौन बना शिक्षा का? H.W. ह्यूरोज। अनिवार्य शिक्षा की सर्वप्रथम मांग गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। इसके अलावा 1910 में भारत में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट में जॉर्ज पंचम ने प्राथमिक शिक्षा के लिए 50 लाख का अनुदान दिया था। अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री जो थे वो श्री राजा गोपालाचार्य थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम थे। 1985 को शिक्षा मंत्रालय के स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्थापित किया गया और इसके अंतर्गत अलग अलग विभाग स्थापित किए गए। प्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री नरसिम्हा राव है। प्रथम महिला मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। अंतिम मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। प्रथम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। केब की स्थापना 1920 में की गई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता मंडल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1955 में की गई थी। इसके अलावा 1953 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी थी। तो कब रखी थी? 1953 में अबुल कलाम आज़ाद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी थी। इसके अलावा न्यूपा, वर्तमान में इसका नाम न्यूपा है। न्यूपा है क्या? तो पहले से नीपा कहते थे, NIEPA, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान। अब इसे कहते हैं न्यूपा। न्यूपा अब क्या हो गया? इंस्टीट्यूट को बदल के यूनिवर्सिटी कर दिया, बाकी सब सेम है वैसे का वैसा। तो इसमें इस तरह से हो गया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पहले ये इंस्टीट्यूट था, अब बाद में से यूनिवर्सिटी कर दिया गया। इतना सा अंतर आया, आई से यू बदल गया, नीपा से न्यूपा हो गया। शिक्षा विभाग के 2 प्रमुख अंग हैं, शिक्षा सचिवालय, शिक्षा निदेशालय। शिक्षा सचिवालय इसका प्रमुख अधिकारी शिक्षा सचिव होता है। शिक्षा निदेशालय शिक्षा निदेशक होता है, इसका प्रमुख अधिकारी शिक्षा निदेशालय का निदेशक होता है, और सचिवालय का सचिव होता है। नामों में ही अर्थ छुपा हुआ है। नियमों और नीतियों का निर्माण करना और क्रियान्वित करना होता है। ये काम जो नियम बनते हैं, नीतियों का निर्माण करना होता है, वो शिक्षा सचिवालय द्वारा होता है। शिक्षा निदेशालय सेवाओं का आदान प्रदान करता है। सचिवालय द्वारा शिक्षा के संबंध में नीतियाँ बनाई, इसकी पालना को सुनिश्चित करना इसका काम होता है निदेशालय का। इसके अतिरिक्त आधुनिकीकरण का प्रारंभ अजमेर से माना गया है। राजस्थान में जो सर्वप्रथम शिक्षा का आधुनिकीकरण हुआ था, अजमेर से इसकी शुरुआत मानी जाती है। देशी शिक्षा इंडियन एजुकेशन के नाम से संबोधित की जाती थी। 1835 में अंग्रेजी भाषा का राजकीय भाषा बन गई। 1844 में लोक शिक्षण विभाग की स्थापना हुई। पंडित जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की। राम सिंह के शासनकाल में पहला अंग्रेजी स्कूल खोला गया। अजमेर का सरकारी हाई स्कूल बना। 1851 में ब्यावर में पहला ईसाई मिशनरी स्कूल खोला गया। अजमेर मेवाड़ में प्रथम सरकारी कन्या महाविद्यालय खोला गया। महाराजा तख्त सिंह के शासनकाल में पहला अंग्रेजी स्कूल दरबार स्कूल खोला गया। भू अनुदान करते थे, जिसे हिंदुओं को माफ़ी जागीर और मुसलमानों को मदद मास जागीर कहा जाता था। तो शिक्षण कार्य में करने वाले जो भू अनुदान होते थे उसे हिंदुओं की माफ़ी या जागीर कहते थे, और मुसलमानों की मदद अमास और जागीरी कहा जाता था। आधुनिक शिक्षा विकास का मुख्यतः 3 संस्थाओं से जुड़ा हुआ है: ब्रिटिश सर्वोच्चता, मिशनरी और निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएं। 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसका उद्घाटन लॉर्ड डफरिन द्वारा किया गया था। प्रवेश लेने वाले प्रथम विद्यार्थी अलवर नरेश मंगल सिंह थे। इसके अलावा महिला शिक्षा को लेकर के जो मिशनरी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल को प्रारंभ किया गया। राजपुतना का प्रथम स्कूल था, जहाँ राजपुतना का गर्ल्स स्कूल प्रारंभ हुआ। तो ये कौन सा था? राजपुतना का प्रथम स्कूल जहाँ राजपुतना गर्ल्स स्कूल प्रारंभ हुआ, तो वो था मिशनरी संस्था वर्नाकुलर। टोंक रियासत में 1885 में मुस्लिम कन्याओं के लिए स्कूल खोला गया।
अजमेर का सावित्री कॉलेज तथा उदयपुर का महिला महाविद्यालय आर्य समाज से प्रेरित था। प्रवक्कनी सभा की स्थापना की गई जिसके माध्यम से शिक्षा का प्रचार किया गया। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही तकनीकी शिक्षा का प्रारंभ हो सका। महाराजा राम सिंह ने 1947 में सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज खोला। यह पहली बार वुड डिस्पेच देसी रिश्ते में स्कूल खोलने के लिए परामर्श के आधार पर अजमेर मेवाड़ा कंपनी के प्रतिनिधि शिक्षण कार्य में सक्रिय हुए। वुड डिस्पेच के प्रस्ताव पर कलकत्ता विश्वविद्यालय 1854 में स्थापित किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय वुड डिस्पेच के आधार पर स्थापित किया गया 1854 में। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षण निदेशालय की स्थापना 1950 में की गई। माध्यमिक शिक्षण निदेशालय की स्थापना बीकानेर में 1950 में की गई। तकनीकी शिक्षण निदेशालय की स्थापना जोधपुर के अंदर 1956 में की गई। संस्कृत शिक्षण निदेशालय की स्थापना जयपुर में 1957 में की गई। तो यानी प्रारंभिक शिक्षण निदेशालय बीकानेर में है, माध्यमिक शिक्षण निदेशालय बीकानेर में है, तकनीकी शिक्षण निदेशालय जोधपुर में है, संस्कृत शिक्षण निदेशालय जयपुर में है। प्रारंभिक शिक्षण निदेशालय और माध्यमिक शिक्षण निदेशालय की स्थापना 1950 में की गई, तकनीकी की 1956 में की गई और संस्कृत की शिक्षा के 1957 में की गई। इसके अलावा कॉलेज शिक्षा निदेशालय की स्थापना जयपुर में की गई और सतत शिक्षा साक्षरता निदेशालय की स्थापना भी जयपुर में की गई 2001 के अंदर। वर्तमान में शिक्षा की दृष्टि से 9 संभाग है। 2 जून 2013 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पाली और बीकानेर से के 2 नए संभाग बनाए। तो कब बनाए? 2 जून 2013 को पाली और बीकानेर नाम से 2 नए संभाग बने थे। अशोक गहलोत ने पंचायत राज को 5 नए विषय प्रदान किए जिसमें से एक प्राथमिक शिक्षा है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया गया। नया शिक्षक एक मासिक पत्रिका है। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है ये पत्रिका। सिविरा भी एक पत्रिका है जो शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये ध्यान रखना है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नया शिक्षक निकाली और सिविरा जो है वो शिक्षा विभाग राजस्थान ने निकाली। और इसके अलावा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर में है और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद ने। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना माध्यमिक शिक्षा विद्यालय ने की थी। उच्च माध्यमिक शिक्षा विषय के अंतर्गत 21 विषयों में से विद्यार्थी कोई भी 5 विषय ले सकता है उच्च माध्यमिक शिक्षा में, और माध्यमिक शिक्षा में 17 विषयों में से विद्यार्थी कोई भी 5 विषय ले सकता है। तो ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 17 विषय होते हैं, उनमें से 5 लेने होते हैं। उच्च माध्यमिक में 21 विषय होते हैं, उनमें से 5 लेने होते हैं। प्रोत्साहन पुरस्कार की बात करें तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से कक्षा 10वीं और 12वीं में राज्य स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 4 अभ्यर्थियों को मीरा एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से 10वीं तथा 12वीं में जिला स्तर पर सर्वाधिक अंक यानी न्यूनतम 60% प्राप्त करने वाले 4 अभ्यर्थियों को मीरा एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसमें 3100 की राशि एवं एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे जो 60% है वो न्यूनतम है, इससे कम में अगर आप होता है तो उनको प्राइज़ नहीं देता है। 60% से तो ऊपर होना चाहिए ही किसी भी हालत में। संस्थागत नियोजन पर अगर आपको संसाधनों का अधिकतम उचित उपयोग है शब्द मिल जाए तो ये ब्रूच की परिभाषा है। इसके अलावा मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है निर्णय देना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो आदर्श वाक्य है वो है सिद्धि भरवती कर्मजा। मुदालियर आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। राजस्थान लोगों में राजस्थान का मानचित्र जिसके मध्य में विजय स्तंभ बना है, यह जो लोगो है वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, यानी राजस्थान का मानचित्र है, उसके बीच में विजय स्तंभ बना हुआ है। और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है वो है RAG यानी राज एडू यानी EDUBOARD यानी बोर्ड, राज एडू बोर्ड, फिर राजस्थान.gov.in ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड सचिव होता है। यानी मुख्य कार्यपालक कौन होता है? कार्यपालक की बात हो रही तो बोर्ड सचिव होता है। RS स्तर का ये अधिकारी होता है जिसे सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसके अलावा जो बोर्ड के कुल सदस्य होते हैं 36 सदस्य होते हैं बोर्ड में। राजस्थान राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी द्वारा 5 नए सदस्यों को शामिल किया गया था। बोर्ड की 2018 में किया गया था 5 नए सदस्यों को शामिल। तो अब जो संख्या जो पहले 36 थी कुल वो अब 41 हो गई है। 2018 के बाद की संख्या पूछे तो 41 हो गई है, 2018 से पहले की पूछे तो 36 थी। बोर्ड अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। धारा 8 के अनुसार बोर्ड का अधिवेशन वर्ष में 2 बार होता है। राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा जो कराई जाती है
और जो RTET और रीट की परीक्षा का जो आयोजन किया जाता है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका का नाम है बोर्ड जनरल। इसके अलावा बोर्ड जनरल जो एक पत्रिका है, इसका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा प्रकाशन किया जाता है। और क्रियात्मक अनुसंधान, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इसमें देखें तो विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगिता कराई जाती है 9 से लेकर 12 तक, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तो कौन कौन सी गीत प्रतियोगिता, एकल गीत प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध लेखन, आशुभाषण, सृजनात्मकता तथा नई वस्तुओं का निर्माण करने से संबंधित प्रतियोगिताएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कराई जाती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरस्कार योजना में है शिक्षा रत्न पुरस्कार, कला रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। शिक्षा रत्न पुरस्कार अध्यापकों के लिए होता है जिसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कला रत्न पुरस्कार के अंतर्गत विद्यार्थियों को 51,000 का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। खेल रत्न के अंतर्गत विद्यार्थियों को 51,000 का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये तो 3 प्रकार के पुरस्कार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिए, शिक्षा रत्न, कला रत्न, खेल रत्न। शिक्षा रत्न अध्यापकों को दिया जाता है, बाकी दोनों विद्यार्थियों के लिए है, खेल में संबंधित के लिए। अधिनियम लागू, अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए कुछ अधिनियम लागू किए। अधिनियम लागू होने के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे, जो राज्यपाल थे M चन्नारेड्डी। तो कभी पूछ लिया जाए कि अनुचित संसाधनों की रोकथाम के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो भैरव सिंह शेखावत थे और राज्यपाल थे M चन्नारेड्डी। NCERT के तर्ज पर SIERT को स्थापित किया गया। 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम बदलकर SCERT कर दिया, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ये इसका नाम कर दिया। रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये SCERT कर दिया। पहले इसका नाम SIERT था। मूल रूप से SCERT का कार्यक्षेत्र 1 से 8वीं तक की कक्षा तक का है, इसे बढ़ाकर 1 से 12 तक कर दिया गया। पहले 1 से 8 तक का था, अब 1 से 12 तक कर दिया गया। SCERT की स्थापना मेहरोत्रा समिति द्वारा की गई। राजस्थान का मानचित्र बना है इसके अंतर्गत, जिसमें सफ़ेद हंस शामिल है। तो ये SCERT का लोगो है। इसका आदर्श वाक्य है उद्बुद्धिर्भ समनसः सुखाय। SCERT को आर्थिक सहायता MHRD द्वारा प्रदान की जाती है। इसके जो उपनिदेशक हैं उनकी संख्या 4 होती है। SCERT के 9 विभाग हैं, जिनमें से 8 विभाग उदयपुर के अंदर है, तो 1 विभाग SCERT का जयपुर के अंतर्गत आता है। जयपुर अजमेर के अंतर्गत आता है, अजमेर नहीं जयपुर, 1 विभाग अजमेर में, बाकी बचे हुए जो 8 विभाग है वो उदयपुर में आते हैं। मनोविज्ञान एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग के द्वारा करियर डे जो मनाया जाता है 12 जनवरी को, वो किसके द्वारा मनाया जाता है, तो वो मनोवैज्ञानिक एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा मनाया जाता है। अब SCERT का कार्य क्या होता है, BSTC और DEED के कार्यक्रमों के लिए नवाचार युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना, सिर्फ पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं। सेवा पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा तथा ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा को संचालित करना, ये भी SCERT का काम है। NCF 2005 तथा RTE 2009 को संचालित करना भी SCERT का ही कार्य है। इसके अलावा कुछ नाम हैं, जैसे ECCE, इसका मतलब हो गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। NPEP यानी नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम। फिर आ गया WIFSP यानी वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंशन प्रोग्राम। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना 11 नवंबर 1978 को की गई थी। अब हम बात करेंगे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के बारे में। तो राष्ट्रीय स्तर पर डाइट को न्यूपा तथा NCERT के साथ जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर डाइट को डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को डाइट कहा जाता है। तो डाइट को राष्ट्रीय स्तर पर न्यूपा यानी नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत, प्रोग्राम एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जोड़ा जाता है। तो NCERT के साथ जोड़ा जाता है, न्यूपा और NCERT के साथ। तो राज्य स्तर पर डाइट को SCERT और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के बीकानेर के साथ जोड़ा जाता है। पिंक बुक का प्रकाशन MHRD द्वारा किया जाता है। पिंक बुक का संबंध डाइट से है।
डाइट से संबंधित पिंक बुक का। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में IASE सर्वोच्च निकाय माना जाता है। IASE को पहले MHRD के मार्गदर्शन में कार्य करती थी, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। IASE के प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का है। IASE पर अकादमिक नियंत्रण कॉलेज एवं शिक्षा निदेशालय जयपुर का है। राजस्थान में पहले 4 IASE थी, वर्तमान में 2 IASE बीकानेर और अजमेर है। पहले 4 थी, अब 2 ही रह गई। तो राजस्थान का सबसे पहला और पुराना IASE मूल रूप से 1940 में स्थापित किया गया था। 1956 में से BEd कॉलेज के रूप में मान्यता मिली थी। 1970 में से MAd कॉलेज के रूप में मान्यता मिली थी। इसका आदर्श वाक्य था या विधाया विमुक्रिय। इसके अलावा राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जो कि अजमेर में स्थित है, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, जिसका आदर्श वाक्य है वाड में तप उच्चते, वाड में तप उच्चते। IASE के 8 विभाग हैं, जिनमें से 1 प्रशासनिक और 7 अकादमिक विभाग है। IASE के कार्य क्या है? MAd, MPhil, PhD शोध कार्य को संचालित करना, ये कार्य है IASE के। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2018 को समग्र शिक्षा योजना का प्रारंभ किया था। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षा तीनों को समाहित कर समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था। राजस्थान में समसा यानी जो समग्र शिक्षा अभियान है उसे समसा भी कहा जाता है। समग्र शिक्षा अभियान राजस्थान में समसा योजना का अध्ययन मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री है। इसके समग्र शिक्षा अभियान, तो इसमें एक शब्द आया साइक, SIQE, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन यानी साइक। उत्कृष्ट विद्यालय योजना में 1 से 8 तक विद्यालय की संसाधन की पूर्ति करते हैं। ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो समग्र शिक्षा अभियान की जो विशेषता है वो ये है कि लैंगिक भेदभाव को दूर करना, 2030 तक शिक्षा में ICT का प्रयोग करना, 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख करना कंपोजिट स्कूल ग्रांट को, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को 8 से बढ़ाकर 12वीं तक करना, ये कुछ इनके रूल्स है। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का कहना है प्री स्कूल से लेकर 12 कक्षा तक के आयामों को शामिल किया गया है। इसमें बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान 2.0 में की गई है। प्राइमरी व प्री प्राइमरी टीचरों के विशेष प्रशिक्षण मॉडल की व्यवस्था की गई है और ऑनलाइन सृजन भी इसके अंतर्गत कराया जाता है। 2.0 के मुख्य तथ्य थे ये। इसके अलावा बात करते हैं हम राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की। राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल स्वायत्तशासी निकाय है जिसका अध्यक्ष राज्य का शिक्षा मंत्री होता है। पाठ्य पुस्तक मंडल में कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों का मुद्रण वितरण। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है जिसका मुख्यालय है वो झालाना डूंगरी जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल गुजरात की तर्ज पर कार्य कर रहा है। कक्षा 9 के लिए गणित और ओलंपियाड का आयोजन भी कराता है। इसके अलावा 6 से 12 तक के आशु भाषण प्रतियोगिता तथा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल करवाता है। वर्धा योजना, यही से महात्मा गांधी ने नई तालीम बुनियादी शिक्षा को शुरू किया था। सार्जेंट योजना, सरकार के शिक्षा सलाहकार संत जॉर्ज सार्जेंट की अध्यक्षता में योजना जिसमें 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने पर बल दिया गया था। कोठारी शिक्षा आयोग, इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना ये इसका उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 6 से 14 वर्ष तक के बालक को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने पर बल देती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, वो 6 से 14 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने पर बल देती थी। वहीं पर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, वो 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा देती थी। अभी 6 से 14 हो गया, पहले 14 ही था कन्फर्म, ठीक है। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। स्वतंत्र भारत की अंतिम शिक्षा मंत्री केसी पंत थी। 5 सितंबर को प्रतिवर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को की 21वीं सदी की शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक है लर्निंग द ट्रेजर विद इन। केंद्रीय कैबिनेट ने RTE को पारित किया।
प्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री नरसिम्हा राव थे। प्रथम महिला मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी थी। वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पीडब्ल्यूडी अधिनियम में 1995 में 40% विकलांग शामिल है। तो ये अधिनियम कब लागू हुआ? 1995 में लागू हुआ था पीडब्ल्यूडी अधिनियम। ये आरटीई की विशेषताएं हैं कुछ। इसके अलावा बात करें हम सामान्यतः जो अनुपात है धारा 25 के अनुसार विद्यार्थी और अध्यापक का, तो एक अध्यापक 40 बच्चों को पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे कुछ अनुमान दिए हुए जिस तरह से 60 जो विद्यार्थी है उन्हें 2 अध्यापक पढ़ा सकते हैं। अगर 90 विद्यार्थी है तो उन्हें 3 पढ़ा सकते हैं। 120 विद्यार्थी है तो उन्हें 4 अध्यापक पढ़ा सकते हैं। और 200 अगर विद्यार्थी है तो उन्हें पढ़ाने के लिए 5 अध्यापक तो कम से कम होने ही चाहिए। 150 से अधिक विद्यार्थी होने पर एक नियमित प्रधानाध्यापक और 5 अन्य अध्यापक का होना जरूरी होता है, यानी 6 जने होने चाहिए, 5 तो अध्यापक, 1 प्रधानाध्यापक अगर 150 से अधिक विद्यार्थी होते हैं। अध्यापक छात्र अनुपात वर्तमान में 1:30 होगा। लेवल फर्स्ट में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:30 को सही माना है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात 1:35 होगा। तो ये उच्च प्राथमिक विद्यालय अगर हो तो वहाँ पे आप 1:35 लगा सकते हो, और प्राथमिक विद्यालय हो तो 1:30 होगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय में सत्र कार्य 220 दिन का होता है और कार्य घंटे होते हैं 1000। आरटी के अनुसार एक सप्ताह में अध्यापक के कार्य घंटे 45 निर्धारित किए गए हैं। धारा 33 के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठित करेगी जिसमें अधिकतम 15 सदस्य होगा। धारा 34 के अंतर्गत राज्य सलाहकार परिषद गठित करेगी जिसमें अधिकतम सदस्य 15 होंगे। 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और 34 में राज्य सलाहकार परिषद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। 1968 और 1986 के बाद यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 को स्थापित किया गया था। शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय और उत्तरदायित्व, ये इनकी 5 बातों पर ध्यान देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 का मॉडल रखा गया है। तो फाउंडेशन स्टेज, जिसमें 5 साल का जो फाउंडेशन स्टेज और फाउंडेज स्टेशन है उसमें आंगनवाड़ी आती है, जिसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष तक बच्चा आंगनवाड़ी पढ़ेगा। फिर फाउंडेशन की दूसरा स्टेज आएगा जिसमें 6 से 8 वर्ष तक बच्चा नर्सरी और प्री प्राइमरी में पढ़ेगा। फिर जो 3 साल होगा वो प्राथमिक शिक्षा का होगा, उसमें 8 से 11 वर्ष तक बच्चा तीसरी क्लास से 5वीं क्लास तक पढ़ेगा। फिर 3 साल आपके मध्यम स्तर के होंगे जिसमें 11 से 14 साल की उम्र में जो कक्षा 6 से 8 तक के स्तर में बच्चा पढ़ेगा। और अंतिम जो 4 होगा वो अंतिम स्तर होगा, उसमें 14 से 18 वर्ष तक की आयु में बच्चा 9 से 12 तक कक्षा 12 तक पढ़ेगा। पहले जहाँ कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, अब कक्षा 9 से विषय चुनने की आज़ादी होगी। 2 बार सेमेस्टर प्रणाली द्वारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अगर आप 1 वर्ष उच्च शिक्षा की बात करें तो 1 वर्ष की पढ़ाई पे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष की पढ़ाई पर डिप्लोमा मिलेगा और 3 से 4 वर्ष की अगर आपने पढ़ाई की हो तो डिग्री मिलेगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते उनके लिए ग्रेजुएशन डिग्री 3 वर्ष की है, किंतु शोध अध्ययन करने वालों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री 4 साल की होगी। कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा करवाया जाएगा। नेशनल मेटरिंग प्लान, इसमें शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा। शैक्षिक भाषा सुधार में 3 भाषा फॉर्मूला यानी हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में पढ़ाई करवाई जाएगी। कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में करवाई जाएगी, जिसमें अंग्रेजी भाषा को अनिवार्यता समाप्त होगी। भारतीय संकेत भाषा ISL को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। कक्षा 6 से ही वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। कक्षा 9वीं से विद्यार्थियों को विदेशी भाषाओं को सीखने का विकल्प मिल जाएगा। अनुसंधान में बात करें तो MPhil को ख़त्म कर दिया गया है। PhD के लिए 4 वर्षीय ग्रेजुएशन, फिर MA के बाद MPhil अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों पर नियंत्रण रखने के लिए NRF का गठन किया गया। IIT
IIM और में MERUS की स्थापना की जाएगी स्कॉलरशिप व खुला विद्यालय योजना के लिए। परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्री प्राइमरी के लिए बस्ता अनिवार्य नहीं होगा। स्कूल में बस्ते का वजन जांचने के लिए डिजिटल मशीन लगवाना अनिवार्य होगा। प्रोजेक्ट स्माइल की शुरुआत बच्चों को घर में ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। स्माइल 2 के अंतर्गत कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिखित कार्यों की जांच, संकलन, आकलन के लिए प्रारंभ किया गया। इस प्रोग्राम के तहत विद्यार्थी न सिर्फ गृह कार्यों को पहुंचाया जाएगा बल्कि उनके द्वारा किए गए गृह कार्य की नियमित जांच भी होगी। जांच के पश्चात इसे विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में संधारित किया जाएगा, जो कि बाद में क्षेत्रीय आकलन का आधार बन जाएगा। कोविड-19 कारण शुरू किए गए थे और स्माइल 3 जो कार्यक्रम है उसमें सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट को शुरू किया गया। तो जो स्माइल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है SMILE, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। अध्ययन की निरंतरता बनाए रखने के लिए उद्देश्य से स्माइल प्रोग्राम के माध्यम से इसमें मदद मिलेगी। साथ ही स्माइल प्रोग्राम के माध्यम से डिजिटल माध्यम से वंचित विद्यार्थियों को भी स्टडी मटेरियल और होमवर्क बिना रिकॉर्ड के पहुंचाने में मदद मिल जाएगी। वो स्माइल 3 का काम होगा। लर्निंग विद प्रैक्टिस के आधार पर बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा। कोरोना लॉकडाउन में पढ़ाई के लिए दीक्षा ऐप पर जोर दिया गया। दीक्षा का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग पोर्टल। दीक्षा पर पाठ्य सामग्री 15 भाषाओं में उपलब्ध है। साइक की हम पहले भी बात कर चुके हैं। साइक के तहत 3 प्रकार के कार्यक्रम चलाई जाएगी, CCP, CCESL और एक CCP का फुल फॉर्म है चाइल्ड सेंट्रल पेडागोजी। CCE की फुल फॉर्म है कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन। ASL का अर्थ है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्लिक का फुल फॉर्म है कंप्यूटर लिटरेसी इंस्टीट्यूट फॉर कंप्रहेंसिव